हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है। सो वी आर बैक अगेन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए जैसे हम पिछली वीडियोस में आपको कुछ पीडीएफ दिखाते आए हैं परीक्षा सार से, यहाँ पर भी हम आपको परीक्षा सार से कुछ पीडीएफ दिखाएंगे और उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को मार्क करवाएंगे। उन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन आप अपनी मर्जी से, अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी बुक से कर सकते हैं। अपने नोट से कर सकते हैं, किसी पब्लिकेशन की किताब से कर सकते हैं, एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं से भी करिए, वो आपकी परेशानी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, हमारा किसी भी पब्लिकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म के ऊपर ये पूरा चैप्टर बांधा गया है 12वीं में और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और कुछ पीडीएफ लेकर के आपको मैं जल्दी से बताता हूं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, मैंने चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक पीडीएफ ओपन कर रखा है। ये परीक्षा सार से है, आप चाहें तो परीक्षा बोध भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले यहां पर हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं। मार्किंग स्कीम कि यहां से कुल कितने नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है मात्र 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो 3 मार्क्स का यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टोटल हमको 3 मार्क्स देके जाता है। बस यही इसका मार्किंग स्कीम है। पिछली वीडियोस जब हमने डाली थी चैप्टर 4 का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, उसमें किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर गलती हो गई, चैप्टर नंबर 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो मैं ऐसे बच्चों को जो कंफ्यूज रहते हैं उनको क्लियर कट शब्दों में ये बता देना चाह रहा हूं कि देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो 12वीं का फिजिक्स है उसमें टोटल 10 यूनिट्स बनाई गई हैं। आप किसी भी बुक में देखेंगे परीक्षा बोध परीक्षा सार, इस प्रकार से सामने जो है यहाँ पर यूनिट्स बने रहती हैं। तो टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। तीसरा यूनिट जो है उसमें 2 चैप्टर को कंबाइन करके एक यूनिट बनाया गया है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स का चौथा चैप्टर है और मैग्नेटिज्म एंड मैटर फिजिक्स का 5वां चैप्टर है। इन दोनों को मिला के एक यूनिट बनाई गई है, तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अब उस 8 नंबर के क्वेश्चन में होता यह है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर 4 से, जो ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ रहे हैं और मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं 2025 के लिए। तो 5 नंबर का जो सवाल होता है वो चैप्टर 4 से आता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो रह जाता है वो चैप्टर 5 से आता है। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि भाई दोनों यूनिट से मिला के 8 नंबर के क्वेश्चन बनाने हैं, कभी एग्जामिनर का मूड घूम गया तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 5 से दे देता है। लेकिन चैप्टर 4 फेवरेट चैप्टर है जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन अक्सर बनाए जाते हैं। 95% प्रोबेबिलिटी तो यही है कि आपके चैप्टर 4 से ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर 5 से सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमको सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर करने हैं और हल्के फुल्के अंदाज में इक्का दुक्का क्वेश्चन है जो 5 नंबर के लिए पूछे जाने योग्य हैं और कभी पूछे जा चुके हैं पहले भी। इसीलिए हम उनको रेफरेंस मानते हुए, यानी किसी ईयर में पीछे आप जाएंगे तो 2020 में, 2022 में कहीं ना कहीं एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। उन क्वेश्चंस को भी एज ए रेफरेंस मान के यहां पर भी हम हल्के फुल्के अंदाज में प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हम ज्यादा फोकस और ज्यादा वेटेज सिर्फ 3 नंबर वाले क्वेश्चनों को देते हैं इस चैप्टर से, जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि वही एग्जाम में आएंगे 3 नंबर के लिए। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर वैसे बड़ा लेंदी है लेकिन एग्जाम में मात्र 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो जो भी संभावनाएं हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं, उसी हिसाब से आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो आई होप मेरी बातें यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं और क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं और सिलेक्टेड चीजें आपको बताता हूं। 5 से 6 टॉपिक जिनको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 3 मार्क्स यहां से सिक्योर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए, आप रेफरेंस के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, सिर्फ मैंने क्वेश्चन यहां से इंडिकेट करवाने हैं, वो क्वेश्चंस आप जहां से मर्जी वहां से प्रिपेयर करिएगा। तो सबसे पहले इधर से ये सारी चीजें कुछ नहीं पढ़नी हमने, सिर्फ एक चीज पढ़नी है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है एज ए डेफिनेशन, और कभी कभी ये पूछा जाता है क्या कहते हैं, डिफरेंस के तौर पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिफरेंस बताइए, तो ये चैप्टर 5 के खाते में जाएगा। तो डिफरेंस सबसे पहला, ये डेफिनेशन जो दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 3 का, डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये तो आप इसका पहला दूसरा जैसे आप डेफिनेशन चाहे वैसे बना सकते हैं। वैसे तो मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको बताता हूं, अभी बताने के मूड में नहीं हूं, आप अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन यहां से जो आपको पढ़ना है वो क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, शॉर्टकट में लिख रहा हूं ना, MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और दूसरा इसके साथ वर्सेस आप प्रिपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी सिर्फ अकेला इसको प्रिपेयर नहीं करना है, इसको भी साथ में प्रिपेयर करना है, क्योंकि कभी सिर्फ इसका डेफिनेशन आएगा, तो डेफिनेशन अगर सिंपल आ गया या प्रॉपर्टी आ गई तो आप प्रिपेयर करके लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये मैं इसलिए इंफेसाइज कर रहा हूं आपको पढ़ने के लिए 2025 के लिए, क्योंकि इनको आपके परीक्षा क्या कहते हैं, प्रबोध का जो मॉडल पेपर आता है उसमें डाला गया है, नवबोध के जो आदर्श पेपर आते हैं उसमें डाले गए हैं, और आपका जो प्रश्न बैंक आता है उसमें भी डाला गया है। इसलिए 2025 के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिफरेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां मिलेगा इस चैप्टर में, तो भाई यहां नहीं मिलेगा, चैप्टर 1 में मिलेगा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 5 को कंबाइन करके आपको एक क्वेश्चन बनाना है, जो जिसमें से आप डिफरेंस यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नवबोध या प्रबोध का मॉडल पेपर एक बार खंगाल लीजिए, उसमें मिल जाएगा, मैंने ऐप में सभी मॉडल पेपर्स अपलोड कर दी हैं। तो आप चाहें तो हमारे ऐप में भी इनरोल होकर के अपनी जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा या एक्सपेक्टेड पेपर में मिल जाएगा, तो एक बार उनको जरूर चेक कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और जहां तक सवाल है फिजिक्स के पेपर का, तो फिजिक्स के पेपर में ऑलमोस्ट एक हफ्ते भर का गैप है, तो उस गैप में हम ये कोशिश करेंगे, यानी 4 तारीख से लेकर के सीधा 11 तारीख को आपको पेपर लिखना है। 4 को एक पेपर होना है या 3 को, उसके बाद सीधा 11 तारीख को, 11 मार्च 2025 को आपका फिजिक्स का पेपर होना है, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। अगर टाइम टेबल यहीं रखा होगा तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूं, ताकि कोई भी चीज निटी ग्रिटी इसमें ना रह जाए, जो भी है कंफर्म बातें हों। तो मैं 1 मिनट आपको टाइम टेबल देख के कंफर्म करके बताता हूं। हाँ जी, ठीक है, सही जा रहे हैं अपन। सीधा 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, और सीधा डायरेक्ट फिर उसके बाद 11 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। तो काफी गैप है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन का गैप है ऑलमोस्ट। तो उस 6 दिन के गैप में हम जितने मॉडल पेपर्स हैं, चाहे वो नवबोध के हों, प्रबोध के हों, हम उनको लाइव लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर लाइव नहीं भी हो पाएगा तो हम उसका रिकॉर्डिंग करवा के आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। तो आप अपने जो 6 दिन के गैप हैं फिजिक्स के पेपर के, वो हमारे साथ आप मॉडल पेपर की तैयारी कर सकते हैं, और उससे अच्छा खासा आपका एग्जाम निकल सकता है। तो जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगी बताने से, या हम आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आप या मैं कोई भी, तो हम मॉडल पेपर के माध्यम से उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको करवा देंगे। तो आई होप अच्छे कमेंट्स करिए आप, ताकि हम भी मोटिवेट रहें, और उस समय पर जो हमारा गैप पीरियड रहेगा एग्जाम के बीच में, उस समय हम फिजिक्स के जो भी मॉडल पेपर्स हैं, एक्सपेक्टेड पेपर्स हैं, उनको कवर करवा सकें। तो अच्छे कमेंट्स करिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आपके लिए ये सारे काम हम इजीली अवेलेबल करवा सकें। शुरू करें। तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का डिफरेंस आपने प्रिपेयर करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, साथ में इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, जो आगे आ जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो याद रखना, सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बुक में चाहे 100 प्रॉपर्टी लिखी हो, आपको मात्र 3 प्रॉपर्टी प्रिपेयर करनी है। यानी 3 नंबर के क्वेश्चनों के लिए सिर्फ 3 प्रॉपर्टी अगर आप लिख देंगे तो काफी होगा। तो एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टी लिखनी, ज्यादा तो आप जितना चाहे उतना लिखते रहिए, वो आपकी मर्जी भैया। तो 3 लाइन आपको याद करना है दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी 3-3 प्रॉपर्टी एटलीस्ट तुमसे बननी चाहिए। आगे बढ़ा जाए। अब ये एक क्वेश्चन है, ये तो चैप्टर 1 में भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, आपने पढ़ना है, तो वहां आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए आपने पढ़ा होगा, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यहां पर आप सेम आंसर छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5।
ये डायरेक्ट एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन अभी जो आगे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इसी की हेल्प से बनेगा, इसलिए इसको पढ़ लेना। ठीक, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन आगे हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें इसकी सहायता लगेगी, इसलिए इसको पढ़ लेना। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या चीज होता है, हालांकि इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक डाइपोल, साथ में डाइपोल शब्द भी होता है, लेकिन बुक वाले आजकल बड़े शॉर्टकट में चलते हैं तो वो ये शब्द यूज नहीं करते। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसकी एसआई यूनिट पढ़ लीजिएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, ये पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर नहीं होता। एसआई यूनिट क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट असल में दो तरह से निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा है इस तरह से ना, देखिएगा ये एक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज होता है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है। और दोनों के बीच ये सेंटर दिख रहा है, सेंटर, सेंटर से एक चार्ज के बीच की लंबाई L और सेंटर से दूसरे चार्ज के बीच की लंबाई L, तो टोटल जो लेंथ होती है वो 2L होती है। इसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं डाइपोल की। अब चूंकि यहां पर हमने चार्ज लिया है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरी बात ध्यान से समझते जाइएगा ना, क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में चीजें बताऊंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, यानी इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस या टू सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट चार्जेस या टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अटैच्ड विद ए फिक्स्ड डिस्टेंस या एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। समझ रहे हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फिक्स्ड या अटैच्ड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको डाइपोल बोलते हैं। लेकिन डाइपोल के अलावा डाइपोल मूवमेंट जो शब्द होता है उसको अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, किसका? दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन नहीं लेना, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना है, नंबर, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ये समझ में आया? दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिख लीजिए, ये कहलाता है डाइपोल मूवमेंट। अब ये चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनाया हमने डाइपोल मूवमेंट, इसका हमने नाम रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी। ये फॉर्मूला दिखा ना, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q मल्टीप्लाइड बाय 2L। L वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेंथ जो है वेक्टर क्वांटिटी ही याद रखिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है। सेम टू सेम मैग्नेट के लिए भी यही केस बनता है। अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको मैं नीचे कर दूं। ठीक, मैग्नेट के लिए भी यही केस बनता है। देखिए हम एक बार मैग्नेट ऐसे लेते हैं, ठीक, बार मैग्नेट के थोड़े से अंदर में यहां पर दो पोल होते हैं। पोल एकदम एंड पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर में होता है, 5/6 पार्ट होता है, वो आप आगे पढ़ लेंगे, कहीं पर आ जाएगा, 5/3 पार्ट या 5/6 पार्ट होता है। तो ये एक पोल है, मान लीजिए दिस इज ए नॉर्थ पोल एंड दिस इज ए साउथ पोल। ठीक, या मुझे इधर साउथ कर लेना चाहिए, उधर नॉर्थ कर लेना चाहिए, ताकि रिजेंबलेंस बरकरार रहे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। तो जिस तरह से दो चार्ज का अपना कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है, क्यू क्यू दिखाते हैं, उसी प्रकार से यहां पर जो दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनका भी अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, स्ट्रेंथ होता है। उसकी स्ट्रेंथ को हम दिखाते हैं स्मॉल एम से। ये स्मॉल एम यहां, स्मॉल एम यहां। अब इधर है तो इसको निगेटिव बोल दीजिए, इधर है तो पॉजिटिव बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम स्ट्रेंथ है, पोल की ताकत, स्ट्रेंथ। और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहां पर भी हम डिस्टेंस को 2L से दिखा सकते हैं या D से दिखा सकते हैं, जिससे आपको दिखाना है। ठीक, इसका ये सेंटर है, आधा हिस्सा L हो जाएगा, इधर भी आधा हिस्सा L हो जाएगा, जैसे ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने आपको दिखाया, L लेंथ होती है दोनों तरफ। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इज अगेन 2L यहां पर। तो अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालूं, अब मैग्नेटिक डाइपोल का अर्थ भी यही होगा कि दो पोल एक फिक्स डिस्टेंस में अटैच कर दिया जाए, तो उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट किसको बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या सरल शब्दों में मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बगल में लिखा हुआ है मैग्नेटिक मूवमेंट, पूरा नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको अपन दिखाते हैं कैपिटल M से, और इसका फॉर्मूला बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की तरह हमने बनाया है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में क्या करते हैं, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहां पर भी दोनों पोल में से किसी एक पोल का स्ट्रेंथ यानी M, और मल्टीप्लाई में दोनों के बीच का लेंथ
दोनों पोल के बीच का, m इंटू एल, एल इसे वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये बन गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब आपको बार मैग्नेट दिया हो और दोनों तरफ जो साउथ पोल नॉर्थ पोल होती है उसका पोल स्ट्रेंथ दिया हो, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? m इंटू टू एल, या 2l को d से भी दिखाते हैं तो m इंटू डी भी आप बोल सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे इन्होंने 2l ही यूज किया है, ये दिख रहा है m इंटू टू एल, इफेक्टिव लेंथ होता है 2l, दोनों पोल के बीच का लेंथ। तो हम इस तरह से डायपोल मोमेंट को दिखाते हैं। यहां तक समझ गए आप? दूसरा डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि हमको एक वायर दी जाएगी या कॉइल दिया जाएगा, उसमें कुछ करंट फ्लो होगी। ठीक, अब यहां ध्यान से देखिएगा दूसरा तरीका डायपोल मोमेंट निकालने का। जैसे ये एक कॉइल है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए आई करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक, करंट, और इस कॉइल के अंदर कुछ एरिया कवर हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये सब आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ एरिया है, मान लो इस एरिया का नाम हमने रख दिया ए, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, जितनी करंट फ्लो होती है, करंट का मैग्नीट्यूड, और इस कॉइल के अंदर जितना एरिया कैप्चर हुआ है, कवर हुआ है, उस एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। ये एरिया इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर होता है क्योंकि एरिया के पास डायरेक्शन होता है, सो एरिया इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका क्या हो गया? अगर तार में करंट फ्लो होगी और उस तार से कुछ एरिया कवर हो रहा होगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाएगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और अगर करंट वरेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली चुंबक दिया हुआ है, मैग्नेट, तो मैग्नेट का भैया दो ठो पोल होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और हर पोल की एक ताकत होगी जिसको पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे, उसको हम स्मॉल m से दिखाएंगे, और दोनों पोल के बीच की लंबाई ले लेंगे 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल ऊपर हमने निकाला। तो ये दो चीजें अगर आप याद रखोगे तो मुझे जो आज समझाना है वो आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, उम्मीद यहां तक समझ गए होंगे। तो भैया इसको पढ़ लोगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्योंकि आगे हम इसको यूज करेंगे, इतना आप पढ़ लेंगे, आपसे निवेदन है। ठीक, शब्दों में लिखना रहता है, ऊपर टेस्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, आप आंसर बना लेंगे। ठीक, अब आपको इधर से ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज, ठीक है, इधर से कुछ नहीं पढ़ना है, तो बहुत परेशान नहीं करेंगे आपको। 3 नंबर के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खाली हम आपको वही बताएंगे। ठीक, तो चलिए नीचे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ये क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पीसेस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एक बार मैग्नेट को ठीक बीचों बीच काट दिया, दो बराबर बराबर टुकड़े हमने कर दिए मैग्नेट के, देन व्हाट विल बी इट्स चार्ज इन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये चार्ज नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। शब्दों का बड़ा मिस्टेक रहता है जी, इसीलिए मैं किसी भी पब्लिकेशन को ऑन नहीं करता, इसलिए हम सीधा डिक्लेयर करते हैं कि हमारा किसी पब्लिकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे यही पकड़ा गया, यहाँ चार्ज की जगह क्या होना चाहिए? चेंज। तो अगर यही पुस्तक तुम्हारे पास भी होगी तो सुधार लेना। एक ये पढ़ लीजिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी अभी हमने फॉर्मूला बताया, ठीक है। इन दिस पोजीशन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस विल बी m डैश से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ फिर कम हो जाएगा और दोनों के बीच की लेंथ, तो ये आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ जो भी रहेगा वो हाफ हो गया, क्योंकि हमने बीच से दो टुकड़े कर दिए, और बस m की जगह यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, m/2 इंटू टू एल, टू कैंसिल हो जाएगा, m इंटू एल आ जाएगा। ठीक है, m इंटू एल, और m इंटू एल को आप m/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये 2 इधर डिवाइड करके अपने शब्दों में आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर कर लीजिएगा आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इधर से और कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने बोला है वो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि उसी तरह के न्यूमेरिकल आगे आएंगे जो हम अभी डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा होगा तो इसको यहीं पर आपको बता भी देते हैं, चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि इसी तरह के न्यूमेरिकल इस साल आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, क्वेश्चन 14 ही चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक पोल स्ट्रेंथ है m, यहाँ पर भी पोल स्ट्रेंथ है m, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अच्छा, एक चीज बतानी रह गई ऊपर, तो वो इससे पहले कि हम भूल जाते, याद आ गया तो बता देते हैं। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q की तरफ होती है, बिल्कुल इसी तरह से जो बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? आंसर है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इधर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
कि भाई एक बार मैग्नेट है, इसको ठीक बीचों बीच हमने काट दिया, यहां से अलग अलग कर दिए, तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, लेकिन जो नेट पोल स्ट्रेंथ होता है वो आधे आधे हो जाएंगे। भाई दो टुकड़े हो गए ना, अब ये मैग्नेट ऐसा ना हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया और इधर दूसरा टुकड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है पोल तो सेपरेट होते नहीं है। देखो ये अगर साउथ पोल था और इसका पोल स्ट्रेंथ m था, ये अगर नॉर्थ पोल था और इसका पोल स्ट्रेंथ m था, तो अगर ये साउथ पोल है तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक नॉर्थ पोल अपने आप पैदा हो जाएगा। ये अगर नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक साउथ पोल अपने आप पैदा हो जाएगा, और इसका भी पोल स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ तो होता ही है, अगर पोल है तो उसका स्ट्रेंथ भी रहेगा। समझ आई बात? तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने नोट किया है, ध्यान से देखिए, इन दिस पोजिशन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच पीस विल बी m डैश इंटू 2l। तो यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट m डैश से दिखा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? पुराना मैग्नेटिक मूवमेंट का आधा हो जाएगा, क्योंकि आपने दो टुकड़े कर दिए। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी है या पोल स्ट्रेंथ भी है, हाफ हो जाता है, लेंथ हाफ होने से पोल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। समझ आई बात? तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला होता है क्या? दोनों पोल में से किसी एक पोल का स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का लेंथ। समझ आया? अच्छा, ऊपर इसको मैग्नेटिक मूवमेंट लिखने के बजाय इसको हमको क्या लिखना चाहिए? पोल स्ट्रेंथ है, तो इसको यहां पर हम लिख देते हैं, दिस इज न्यू पोल स्ट्रेंथ। न्यू पोल स्ट्रेंथ, नया पोल स्ट्रेंथ ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ से हाफ हो जाएगा अगर आपने चुंबक को दो टुकड़े कर दिए। तो ठीक, यहां पर अब आप रख दीजिए न्यू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? m/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2l। ये 2 कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा? m इंटू l। ठीक है, अब यहां पे आप चाहें तो m और l को थोड़ा सा रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ओरिजिनल जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो क्या चीज है? m मल्टीप्लाइड बाय 2l, यानी जब पूरा चुंबक था सीधा सीधा, जिसको काटा नहीं गया था, तो उस समय मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो यही था। तो यहां से देखिए m और l बनाइए, m और l बचाइए तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहीं पे हम लिख देते हैं ml इज इक्वल टू कैपिटल m/2। तो ml की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कैपिटल m/2। तो जो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का आधा हो जाएगा, ऐसा। भाई ml की जगह आपने क्या लिख दिया? m/2। ये इस तरह से बनाया जाता है, हालांकि प्रूव नहीं करना है, मैंने प्रूव ऐसे ही लिख दिया है। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है, बना लेंगे आप। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, वो हम फिर से अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए बिना किसी देरी के। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करेंगे। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म अक्सर नहीं पूछा जाता, आप चाहें तो हल्के फुल्के अंदाज में प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं इसको एम्फेसाइज नहीं करता, अभी तक तो नहीं पूछा गया है कभी। ठीक है, हाँ, एक ये क्वेश्चन आया जो 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, धोखे भी धोखे, हमेशा नहीं। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही दो क्वेश्चन है, एक ये, एक बार मैग्नेट से एक्सिस पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जैसे सेम आपने निकाला था इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन ही है, एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। आपने एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चैप्टर 1 में सीखा है, सेम डेरिवेशन है, सेम टू सेम। अब यहां हम एक एक तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आप अपने शब्दों में इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक ये और एक इक्वेटोरियल वाला इसके बाद होगा। ठीक, ये है इक्वेटोरियल। तो ये 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको जरूर आप एक बार समय दे दीजिएगा। हालांकि 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, मैं बार बार समझा रहा हूं, लेकिन हल्के फुल्के नजरिए से पढ़ने से क्या दिक्कत है? एक बार पढ़ लीजिए, मान लीजिए धोखे से आ गया तो फिर कैसे करोगे? तो इनको आप जरूर समय दे दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 40% ही मैं कहूंगा। हाँ, अब जो पढ़ने लायक क्वेश्चन है जो आएगा आपके 2025 की परीक्षा में, वो ये सवाल है, ये यानी ऊपर के दो क्वेश्चन पढ़े चाहे ना पढ़े, इनको जरूर पढ़ना आपने। 3 नंबर वालों को नहीं छोड़ना है, 5 नंबर वाले भले छोड़ दो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। ठीक, तो ये पढ़ो भैया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी प्रॉपर्टी, ये तो मैं शुरू में ही बताया था पहले पन्ने पर कि MFL और EFL के बीच का डिफरेंस आपको पढ़ना है, तो इनकी प्रॉपर्टी जब आप पढ़े रहोगे तब ना डिफरेंस लिख पाओगे। तो मैंने बोला कि 3 नंबर के लिए ये आता है, तो कम से कम 3 प्रॉपर्टी आपसे बननी चाहिए, तो 3 प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिए अपने शब्दों में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन तो पहले पन्ने पर गुजर चुका है, 2-3 प्रॉपर्टी यहां से पढ़ लेना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बाकी इसको आप छोड़ सकते हैं। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, टॉर्क होता है m क्रॉस b या mb साइन थीटा।
क्योंकि ये आगे हम यूज करेंगे। ठीक। एक मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी मैग्नेट को रखते हैं, बार मैग्नेट को या डाइपोल को, तो वो घूमता है और घुमाने वाले फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। कितना टॉर्क लगता है? तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये उन्हीं को समझ में आएगा जो अच्छे से पढ़े होंगे, अदरवाइज मेरी भाषा आपको समझ में आ भी नहीं करेगी। ठीक है। फिर डिफरेंस के जो सवाल हैं वो आप पढ़ेंगे। ठीक। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर है डिफरेंस का, ये आप प्रिपेयर कर लीजिए, सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच में डिफरेंस। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं जो आपके भी इस बुक में शायद नहीं होगा, लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस प्रिपेयर करना है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में अंतर लिखना है। तो इसमें भी 3-3 पॉइंट आपको प्रिपेयर करना है। अगर इस बुक में मिल जाता है तो अच्छा, नहीं तो एक बार आप परीक्षा बोध खंगाल लीजिएगा, वहां मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो फिर आप जाइए क्या बोलते हैं आपके मॉडल पेपर में या एक्सपेक्टेड पेपर में, वहां ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये आपके प्रश्न बैंक में भी डाला गया है, मॉडल पेपर में भी डाला गया है और आपके एक्सपेक्टेड पेपर में भी डाला गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया 2025 के लिए। तो इसको नहीं छोड़ना, इसको हर हाल में कर लेना। कहां से मिलेगा मैंने एड्रेस बता दिया, अगर यहां पर होगा तो हम एक बार इंफेसाइज कर लेंगे, और नहीं होगा एड्रेस मैंने बता दिया है। तो कृपया करके 3 नंबर के लिए 3-3 पॉइंट भैया पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब जिसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तब वो मैग्नेट बनेगा, और परमानेंट मैग्नेट मतलब वही बार मैग्नेट जो हम यूज करते हैं, चुंबक। तो दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों की क्या प्रॉपर्टी होती है, 3-3 चीजें आप याद कर लीजिएगा, बस हो गया। सिर्फ 3-3 लाइन ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक। तो और एक ये सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच में क्या अंतर होता है ये पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लिखा है, तो जरूर इनको पढ़िएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक टॉपिक है ये बोहर मैग्नेटॉन, ये नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना है। कभी कभी ये होता है कि इस चैप्टर से 3 नंबर का सवाल आता है, तो 3 नंबर के लिए वो क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स दे देते हैं, शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स में ऐसे 3 टॉपिक दे देते हैं, और तीनों टॉपिक 1-1 नंबर के होते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक आपका बोहर मैग्नेटॉन पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? तो जैसे दे देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखो, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 टॉपिक रहेगा शॉर्ट नोट्स में, और या डिफाइन लिखा रहेगा क्वेश्चन में, शॉर्ट्स नोट्स लिख दे या डिफाइन ईच करके लिख देता है क्वेश्चन। और 3 टॉपिक रहते हैं, तीनों आपके 1-1 नंबर के बनते हैं। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे देगा, मैग्नेटिक डाइपोल दे देगा, समझ रहे हो, मैग्नेटिक डाइपोल बोल देगा, इसी प्रकार से बोहर मैग्नेटॉन बोल देगा, बोहर मैग्नेटॉन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो 1-1 नंबर के लिए जो चीज मैं बता रहा हूं उनको अच्छे से मार्क करके रखिए, ये कंबाइन होके 3 नंबर बन जाते हैं। ठीक। तो ये पढ़ लेना बोहर मैग्नेटॉन क्या है, इसका ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को भी एज इट इज आपने लिखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है छोटा सा 3 नंबर के लिए, इसको प्रिपेयर करिए। हालांकि इसके भी आने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन ये 2025 के लिए इसकी आने की गुंजाइश कम है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत कठिन नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है। मैं डेरिवेशन यहाँ नहीं समझाने बैठा हूँ, मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं ऐप पर जा करके, या कहीं पर भी अवेलेबल है तो देख सकते हैं। डिटेल के साथ हमने इन सारी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो यहाँ भी समझाने का समय नहीं है, सिर्फ मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक। ये क्या चीज है, ये एक्सप्रेशन निकालना रहता है वर्क डन का। जब एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो घूमता है, तो घुमाने के लिए वर्क करना पड़ता है। हम वर्क करें या मैग्नेटिक फील्ड वर्क करे, जो भी घुमाएगा वो वर्क करेगा। मैग्नेटिक फील्ड घुमाता है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, तो वो वर्क डन कितना होता है, उस वर्क डन को निकालने के लिए ये डेरिवेशन किया जाता है। तो इस वर्क डन का फॉर्मूला आता है mb मल्टीप्लाइड में 1 माइनस कॉस थीटा। mb कॉस थीटा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ से घुमाया जा रहा है। तो इसके सारी डिटेल्स हमारी वीडियोस में आपको मिलेंगी, यहाँ पर हम सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल, ये पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक नहीं पूछा जाता, तो इसको तो नहीं पढ़ना है, जो मैंने मार्क करवाया खाली वो आप पढ़ेंगे। ठीक। अगला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी,
ये तीनों टॉपिक्स आप प्रिपेयर करिए। ये कभी कभी ये नाम नहीं दिए जाते, याद रखिएगा ना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ रहेगा पृथ्वी भी चुंबक की तरह बिहेव करती है ना, तो अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजरमेंट करने के लिए जो हमने मैग्नेटिक एलिमेंट्स बनाए हैं, अलग अलग नॉमेनक्लेचर, उनको डिफाइन करिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो फिर कभी कभी इनकी हेडिंग दे देता है, जैसे बोल देगा डिफाइन करो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको भी आप प्रिपेयर करेंगे, एक एक नंबर ये देता है, तीनों मिला के 3 नंबर बन जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारी वीडियोस में सारी चीजें डिटेल के साथ कवर है। ठीक। दूसरा, ये एक क्वेश्चन है, ये भी प्रूव करने के लिए आता है, बार बार मैं इसको बच्चों को समझाता हूं, इसको मर के जी के जैसे चाहे वैसे प्रिपेयर कर लीजिए। यानी एक बार 10, ये एंगल कोई जरूरी नहीं इसी तरह से लैम्डा लिखा जाए या कोई दूसरे साइन लिखे जाए, ये थीटा के साथ भी आ जाता है। जैसे ये डायरेक्ट दे देगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बीबी अपॉन एच, या बीबी अपॉन एच के बजाय वो खाली बी अपॉन एच भी लिख देते हैं या वी अपॉन एच भी लिख देते हैं। समझ रहे हैं? ये कई तरह से पूछा जाता है। जैसे प्रूफ करने के लिए पूछेगा, लिख देगा टेन थीटा प्रूफ करिए, क्या क्या प्रूफ करना है आपको, तो लिख देगा वी अपॉन एच, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है, और जैसा यहाँ लिखा है वैसे भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल देता है, इसी में कंबाइन रहता है, 2 चीजें प्रूव करनी रहती है, एक ये और एक ये, सब पाइथागोरस से प्रूव हो जाता है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर कुछ। इसको भी डायरेक्ट वो ऐसे ही लिख देता है, आई के साथ भी रिप्रेजेंट करता है, आई एच या बी एच करके, या सिंपली वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है, या यहाँ जैसा लिखा हुआ वैसा भी लिखा जाता है। समझ आई बात? तो इस तरह से भी इसको पूछा जाता है, और आई भी इसमें यूज किया जाता है कहीं पर, तो अलग अलग बुक अलग अलग रेफरेंस यूज करता है, तो देख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई भी यूज किया जाता है यहाँ पर इंटेंसिटी के लिए, तो इसको आपने प्रिपेयर करना है भैया हर हाल में। ठीक, ये प्रूफ के तौर पे पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये 2020 में पूछा गया था, आप देख लीजिएगा टॉर्क का फार्मूला लगा के, यानी वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो मैंने पहले पन्ने पर बताया कि 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 2L, और दूसरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका होता है, अगर करंट फ्लो हो रही है तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये उसी का डेरिवेशन है, करंट इनटू एरिया कैसे आ जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो ये भी कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। करना कुछ नहीं रहता, टॉर्क का फार्मूला लगाए और टॉर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला लगाए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाला फार्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल वाला फार्मूला टॉर्क का लगाए, दोनों को कंपेयर कर लिया, भाई ये फील्ड है, ये भी फील्ड इंटेंसिटी है, छोड़ दीजिए। तो ये अगर मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, तो ये भी क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेट के लिए है। समझ आए बात? तो ये कंपेयर करके हम बोल देते हैं कि आई इंटू ए जो है वो भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, उसका कैलकुलेशन। ठीक, तो बहुत सिंपल है, हमारी वीडियोस देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा आसान आपको लगेंगी, क्योंकि हम बहुत आराम से और बहुत आसान शब्दों में इनको समझाते हैं, पूरा रेजेम्बलेंस लेकर के, रेफरेंस लेकर के। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया जो मैं पहले पन्ने पर बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिफरेंस आपको पढ़ना है। चलिए, इसी बुक में अवेलेबल है, तो यहाँ से देखो 3-3 पॉइंट बने हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ये आपके परीक्षा प्रबोध के मॉडल पेपर में और नवबोध के एक्सपेक्टेड पेपर में और प्रश्न बैंक में डाले गए हैं, तो ये आप जरूर प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो चलिए यहीं पर स्क्रीन पर है, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ। जितने 3 नंबर के क्वेश्चन थे वो हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो पूछा जा सकता है 2025 में, वो आपके सामने आ रहा है। अब मैं इसको 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। एक न्यूमेरिकल ऊपर बता चुका मैं पहले पन्ने पर, क्वेश्चन नंबर 14, दूसरा पन्ना था शायद, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर देखिएगा ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 14 ही है। एक कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, एक तार है, देखते जाइएगा, ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है। इसकी लंबाई कितनी है, L, ये वायर की लंबाई है L, देखते जाना। ये मैं समझा दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। यानी न्यूमेरिकल भी आता है, और यही न्यूमेरिकल आएंगे 2-3 जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए अच्छे से समझिए। ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, इसको मोड़ के एक लूप बना दिया। यानी ये जो तार था जिसकी लंबाई यहां से यहां तक थी, इसकी लंबाई L थी, इसको मोड़ के क्या बना दिया हमने, ऐसे ये तार बना दिया। भाई दोनों एंड मिला दोगे तो ऐसे गोला नहीं बन जाएगा, सर्कुलर लूप बन गया। इसमें करंट मान लो फ्लो हो रही है, आई करंट। ठीक, तो यही आई करंट इसमें भी फ्लो हो रही होगी।
अब बताओ इस पूरे तार की लंबाई कितनी है, एल। तो जब इसको घुमा के हम सर्कल बना देंगे, सर्कुलर लूप बना देंगे, अभी भी इसकी लंबाई कितनी रहेगी, एल ही ना रहेगी। और अब ये सर्कल बन गया, तो सर्कल का जो सरकमफिरेंस होता है उसकी लंबाई हमको पता है 2πr होता है। समझ आई बात? अच्छा, अब ये सर्कल बन जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। जैसे सपोज ये इसका रेडियस हो गया, लेकिन रेडियस हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, सर्कल हमने बनाया, इसलिए रेडियस हमारा गिवन क्वांटिटी नहीं है। और हमारे फॉर्मूले में जो गिवन क्वांटिटीज होती वही आती हैं, जो गिवन क्वांटिटी नहीं होती उसको हटाना पड़ता है। समझ गए? ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड देन आई करंट इज पास थ्रू इट, यानी इसमें आई करंट हमने फ्लो करा दिया सर्कुलर लूप में। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप दस फॉर्म, तो ये जो सर्कुलर लूप बना इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का सीधा सा फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। समझ आई बात? देखिएगा ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं वी नो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू करेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब अगर ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया अपन कैसे लिखेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां मान लेंगे हम लेट रेडियस ऑफ लूप बी आर। इस लूप का रेडियस क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। ठीक, तो ये समझ आया, करंट इंटू एरिया कर दिया। तो एरिया की जगह हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है, तो आर की वैल्यू निकाल के लाओ। तो इसको हमने बना लिया एक इक्वेशन, क्योंकि ये हमारा गिवन क्वांटिटी नहीं है, रेडियस का स्क्वायर ना, ये स्क्वायर है। तो आर की वैल्यू हमको ढूंढ के लानी है। कहां से लाएंगे, तो देखो ये है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस की लंबाई एल दी हुई है। तो देखिए सिंस लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप इज इक्वल टू एल, सर्कुलर लूप की लंबाई कितनी दी है, एल, और सर्कुलर लूप का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। तो इसका मतलब है देयरफॉर ये क्या चीज है, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr इज इक्वल टू एल। समझे? तो यहां से आर की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, एल अपॉन 2π नीचे आ गया। समझे? 2π यहां से नीचे आ गया, ये अपने आर की वैल्यू हो गई। अब आप इस आर की वैल्यू को उठा करके ऊपर पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहां पर हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय पाई, और आर स्क्वायर है। तो देखो भैया ये आर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना, 2π, इसका क्या कर दिए स्क्वायर। ठीक, देखते जाइएगा ना, स्क्वायर कर देते हैं इसका तुरंत। थोड़ा सा मैं पेज ऊपर कर लूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। ठीक, हाँ इसका स्क्वायर करते हैं, देखना ये है आई और ये मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाइड बाय पाई, डब्बे के अंदर जो चीज है स्क्वायर करिए। तो इसका हो गया एल स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई लगा देता हूं ना, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहां से एक एक पाई तो कट जाएगा अपना, ये पाई और ये पाई कट गया, एक पाई नीचे बचा। तो यहाँ पे क्या बचा फिर एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पर रह गया हमारा करंट यानी आई, और ऊपर क्या रह गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और एक पाई। यही एक्सप्रेशन है, चेक कर लो, देखो ये दिख रहा है, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। बना लोगे, मैंने सॉल्व करके यहां पर बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ऊपर दिखा देता हूं, ताकि आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि मेरा फोटो भी आपको दिख रहा होगा बीच में और जगह घेर रहा होगा। ठीक, समझ रहे हैं? आधा ले लीजिए और आधा और ऊपर सरका देते हैं, तो फिर यहां से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये लीजिए। ठीक, बन जाएगा ये। बिल्कुल इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं इसको मिटा दूं, आई होप आपने इसको बना लिया होगा। चलिए, मिटाने की आवश्यकता नहीं, ऊपर चले जाएंगे, अपने को क्या है। ठीक, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ए मैग्नेटिक वायर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, एक मैग्नेटिक वायर है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। ये बनाया है ना मैग्नेटिक वायर जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, और वायर की लंबाई कैपिटल L है, एंड इट इज बेंट इनटू द शेप L। L शेप में इस वायर को हमने बेंट कर दिया बाय द लेंथ 1/3 ऑफ इट। जो भी लंबाई है उसका 1/3 पार्ट करके उसको बेंट कर दिया, 1/3
बेंड कर दिया, यानी एक हिस्सा हो जाएगा 1/3 और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 2/3। नहीं समझे अभी आप? जैसे 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो 100 सेंटीमीटर का 1/3 क्या होगा? 1/3 मतलब उसके 3 टुकड़े करो, 100 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े, या ऐसा करो 4 टुकड़े करो। 1/3 बोल रहा है ना, 1/3, हाँ 3 टुकड़े करना है। तो इसको मैं भी समझाता हूं आपको, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्या मैं इसको मिटा लूं? मिटा ही लेना चाहिए, ज्यादा सही होगा, है ना। 4 टुकड़े नहीं करेंगे, 1/3 का मतलब है 3 टुकड़ा करो भैया। ठीक, तो देखना समझना, जैसे ये एक तार है, ठीक, इस तार का अपना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और इस तार की लंबाई कितनी है? कैपिटल एल, यहां से लेके यहां तक कैपिटल एल इसकी लंबाई है तार की। ऊपर के क्वेश्चन समझ गए आप। अब इस तार को ऐसे मोड़ो कि एक हिस्सा क्या हो जाए 1/3 पार्ट, 1/3 लेंथ हो जाए। तो 1/3 का मतलब है इस तार के 3 टुकड़े करो बराबर बराबर। देखो ये हो गया एक टुकड़ा, ये हो गया दूसरा टुकड़ा, और ये वाला तीसरा। ये पहला टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, और ये तीसरा टुकड़ा हो गया। समझ आया? अब यहां से पकड़ के इसको मोड़ दीजिए। तो देखिए, अगर जब हम इसको मोड़ेंगे, डायग्राम देखिए ये वाला, तो जब अपन मोड़ेंगे तो ये एक टुकड़ा ये हुआ, दिखा, एक हिस्सा ये वाला पहला वाला, और बाकी के जो 2 हिस्से बचे, ये 2 हिस्से यहां आ गए, ऐसे दिख रहा है ना। ये यहां से लेके यहां तक एक टुकड़ा हो गया, और ये हो गया यहां से यहां तक दूसरा टुकड़ा, और यहां से यहां तक तीसरा टुकड़ा। तो इधर 2 हिस्से हो गए, इधर एक हिस्सा हो गया। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? 1/3, और इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? इसमें 2 टुकड़े हैं, तो ये क्या हो गया? 2/3 पार्ट। तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट नीचे हो गए, और 3 पार्ट में से 1 पार्ट ऊपर हो गया। समझ आया? अच्छा, अब अगर ये वायर है और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसके पास है, तो इसका ये मतलब है कि इसका एक एंड नॉर्थ पोल होगा और दूसरा एंड साउथ पोल होगा, ऐसा मान लो। तो फॉर रेफरेंस मैं ये मान लेता हूं ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, या एक नॉर्थ पोल ऊपर वाले को मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। देखते जाना ना, समझने के लिए सिर्फ ये मैं लिख रहा हूं। ये है नॉर्थ पोल और ये वाला है साउथ पोल। तो समझो ये जो पोल है ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो पोल है ये क्या है? साउथ पोल है। समझे? और पोल टू पोल लेंथ हमको लेनी रहती है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों पोल को यहां पर हम ऐसे मिलाएंगे। देखते जाना ये, और यही लेंथ हमको चाहिए, क्योंकि ये भाई मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ना। ये ऐसा मैग्नेट बन गया, देखना ये, देखते जाना, ये ऐसा मैग्नेट बन गया। अब ये तार वार छोड़ो, मैग्नेट के 2 पोल ऐसे आ गए, तो आपको पोल टू पोल लंबाई चाहिए। अब ये वाली लंबाई कैसे निकलेगी? तो आंसर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। देखो एन, इसको ओ बोल देता हूं, NOS जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका बन गया मान लो परपेंडिकुलर, और ये बन गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस से ये पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस नहीं आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हाइपोटेनस तो लगाया है जी यहाँ पे, और क्या किया है? ठीक है, समझे? अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझिएगा ना, देखिएगा। इसको अभी हम मिटाते हैं थोड़ा सा ना। टोटल तार की लंबाई थी L, टोटल तार की लंबाई कितनी थी? L। तो ऊपर वाला हिस्सा है जो 1/3 पार्ट होगा, तो ये टोटल का 1/3 पार्ट होगा। तो टोटल लंबाई अगर L है, तो उसका 1/3 पार्ट कितना होगा? L/3। 1/3 का मतलब है L/3, और ये 2L/3 पार्ट। समझ में आया? 2/3 और 1/3 किसी चीज के ना होंगे, किसी लंबाई का ना 1/3। तो लंबाई अगर L है, तो उसका 1/3 कितना होगा? 1/3 ऑफ L, और 2/3 ऑफ L, तो साथ में L भी तो आएगा। तो ये इस तरह से अब आपको पाइथागोरस लगा करके इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो यहां देखेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स। ठीक, ये वाला डिस्टेंस हम निकालते हैं बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है? L/3 परपेंडिकुलर है, इसका कर दिए स्क्वायर। बेस कौन है? 2L/3, इसका कर दिए स्क्वायर। इधर क्या लिखूंगा? इक्वल के हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? ऐसे रूट नहीं बन जाएगा, ये रूट बन गया। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा L² / 9, और ये हो जाएगा 4L² / 9 रूट के अंदर। ठीक,
यहीं पे सॉल्व कर लें क्या इसको, देखते जाना ना। दोनों का बेस सेम है, ये हो गया 9, एलसीएम लेंगे 9 ही आएगा। और अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम सेम आएंगे। एल स्क्वायर प्लस 4l² कितना हो जाएगा, 1l² प्लस 4l²। आंसर है 5l² अपॉन 9 रूट के अंदर। तो रूट से बाहर क्या निकलेगा, थोड़ा लिखने पढ़ने में गड़बड़ी हो जाती है यार। ठीक, तो देखो रूट से बाहर क्या निकलेगा, जिसका जोड़ा बन जाएगा, जैसे l², l दो ठो है, एक l बाहर आ गया। 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, एक 3 बाहर आ गया, अंदर क्या फंस गया, सिर्फ 5। समझ आया। तो अब आप देखो, अब आप √5 नंबर है, 3 नंबर है, तो इसको ऐसे लिख लिया है क्वेश्चन, √5 के नीचे 3 लिख दिया और l को अलग से लिख दिया। ये है इफेक्टिव लेंथ दोनों पोल के बीच का, यानी आप इसको n से s भी बोल सकते हैं, ns हमारे डायग्राम के हिसाब से। देखो ना, ये n है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और दोनों के बीच की लंबाई को ns से दिखा दिया, इफेक्टिव लेंथ यही डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, ns आ गया यहां तक। ठीक है, ठीक। तो थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको दिखने लगे, ये देखिए ये डिस्टेंस निकल गया यहां तक। ठीक है, ये डिस्टेंस निकला। अब हमको डाइपोल मोमेंट चाहिए होता है, दोनों के बीच की लेंथ हमने निकाल ली, और चूंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ m होगा, ठीक, देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऊपर ही दिया था, आप ध्यान से अगर क्वेश्चन देखें तो यहां पर दिया था, ध्यान से देखिए कि एक वायर है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है पहले से, और उसकी लंबाई L है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आप पहले लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है M×L। ठीक, चलिए, जैसे ही आप उसको बेंड कर, जब जब ये तार सीधा रहेगा तब उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा, M×L। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से शुरू करनी है, ऊपर वाला सवाल तो मिटा दें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये जो जगह हमारी थोड़ी सी घेर ली है इसने, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि आपने ऊपर तो नोट कर लिया है ना, सर्कुलर लूप वाला एक क्वेश्चन आपने नोट जरूर कर लिया होगा। ये जगह यहाँ पर हम और ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, जब तक ये तार सीधा है, जब तक ये तार सीधा है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, कैपिटल M दिया है, और कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, M मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे तार की लंबाई कितनी दी हुई है भाई, M×2L होता है ना, लेकिन 2L इस तार की लंबाई नहीं दी, इस तार की लंबाई कैपिटल L लिखी हुई है पूरी। ठीक, यानी पोल टू पोल। तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L। इस 2L की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, कैपिटल L। याद रहेगा, याद रहेगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल M गिवन क्वांटिटी है और कैपिटल L गिवन क्वांटिटी है, स्मॉल m गिवन क्वांटिटी नहीं, वो तो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर दोनों पोल के बीच का, यानी यहाँ का अगर पोल स्ट्रेंथ m है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ m है, और m हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है, याद रखिएगा, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ, वो तो हमने इन्वॉल्व किया है। हमारी गिवन क्वांटिटी क्या है, कैपिटल L और कैपिटल M, तो फॉर्मूला भी उसी भाषा में आना चाहिए। ठीक, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। अब ये नया वाला निकालें ना, तार को बेंड करने के बाद, तो इसको मैं M' लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंडिंग वायर इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ, है ना। टोटल लेंथ को आप 2L लिखिए या NS लिखिए, तो यहाँ पे तो हम NS यूज कर रहे थे भाई, मोड़ने के बाद दोनों पोल के बीच की लंबाई NS ना हो गई, N से S, तो M×NS दोनों पोल के बीच की लंबाई। ठीक, देखते जाइए ना, तो पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया M, और दोनों पोल के बीच की लंबाई कितनी हो गई, √5/3, और ये L। लेकिन M हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है, तो M जब गिवन क्वांटिटी नहीं है तो उसको कैसे करोगे, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, पहले नंबर को अलग कर लेते हैं, ये देखना ना, नंबर सिर्फ इसमें क्या है,
√5/3 और साथ में क्या बचा m इंटू एल, ये कैपिटल एल है ना, m इंटू एल। अब दिस इज m डैश, ये जो m है ये हमारा गिवन क्वांटिटी नहीं है, स्मॉल m, ये पोल स्ट्रेंथ, ये हमने इन्वॉल्व किया है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने का तरीका देखो, ये m और l ये क्या चीज है। तो अगर आप ध्यान से देखें m इंटू एल, जब तार सीधा था, जब तार सीधा था तब m इंटू एल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, और ये हमारी गिवन क्वांटिटी थी कैपिटल M। तो स्मॉल m और l की जगह अपन मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल m और l मल्टीप्लाई में उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, और कैपिटल M अपनी गिवन क्वांटिटी है, यहाँ पर दिख रहा है, कैपिटल M हमारी गिवन क्वांटिटीज है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक। इसीलिए स्मॉल m और l की जगह अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल M, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, m डैश इज इक्वल टू √5/3 और ml की जगह क्या आ गया, कैपिटल M। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक। ये आपने प्रिपेयर करना है। तो एक क्वेश्चन यहां पर हमने न्यूमेरिकल का डिस्कस कर लिया, ठीक। अब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं 3-3 नंबर के लिए, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जैसे ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। अभी मैंने कुछ देर पहले ही इन सबको बताया आपको कि भैया डिफाइन करके आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल एक्सप्लेन करो, बोहर मैग्नेटॉन एक्सप्लेन करो, मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करो। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, इनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आपको इनको नहीं पढ़ना है। बार मैग्नेट सोलेनॉइड भी आप चाहें तो कर सकते हैं, डिफरेंस वाले, नहीं भी पढ़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये 2024 में पूछा जा चुका है, तो अब नहीं पढ़ना आपको, नहीं आएगा। तीनों सेट में आया था अलग अलग क्वेश्चन, अब नहीं आएगा, ठीक। इसको भी आप छोड़ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरल पोजीशन पर निकालना रहता है बार मैग्नेट के कारण, तो ये भी आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और है जो न्यूमेरिकल का रह गया था, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक सर्कुलर पूरा लूप बना के मैंने आपको बताया, शुरू का क्वेश्चन नंबर 14, एक ही आधा लूप बना करके दिखाता हूँ, देखना। इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मैग्नेटिक वायर इज एल। फिर से ये एक तार है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, कैपिटल एल, ध्यान से देखते जाना, कैपिटल एल लंबाई दी हुई है। इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज कैपिटल एम, इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना बताया गया है, कैपिटल एम। ये दो गिवन क्वांटिटी हो गई, ये वायर हो गया, समझ आया, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ वायर इज कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय दोनों। अब ऐसा समझ लो ना यार, देखो ये एक पोल बन गया भाई, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेट के पास होता है, तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और हर पोल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है। तो मान लेते हैं यहाँ का स्ट्रेंथ स्मॉल m होगा, यहाँ का भी स्ट्रेंथ स्मॉल m होगा। इसको मान लो ये साउथ पोल है, इसको मान लो ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेट की तरह ही बन गया ये, ठीक। तो स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय 2l, और 2l की जगह दोनों पोल के बीच का लेंथ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने, l, तो हम 2l की जगह l लिख देते हैं, याद रहेगा। तो ये मान लीजिए इस वायर का इनिशियली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब हम क्या करेंगे देखना, इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, मान लीजिए इसी तार को हमने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, ये सेमी सर्कल बना दिया, ठीक। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये सेमी सर्कल बन गया तो ये अभी हमारा वही साउथ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, ये वही हमारा नॉर्थ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, और ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल की लंबाई कितनी है, यही l ना रहेगा। तो अभी भी इस सर्कल की लंबाई कितनी रहेगी, l, यहां से लेकर के यहां तक l ही ना मुड़ गया जी, सीधा तार था तो l लंबाई थी, मोड़ दोगे तभी भी वो l ही ना रहेगा, लंबाई थोड़ी ना घट बढ़ जाएगी। यहां तक समझ आए, लेकिन ये सेमी सर्कल बन गया। डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको पोल टू पोल डिस्टेंस चाहिए होता है। तो अब ध्यान से देखो, पोल टू पोल डिस्टेंस अब ये ऐसा बन जाएगा, ये बन गया हमारा बार मैग्नेट, दिख रहा है, देखते जाओ, ठीक। और ये है दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है डायमीटर, दिख रहा है, क्योंकि ये सेंटर हो जाएगा, ठीक। और आधा रेडियस, भाई ऊपर सर्कल है तो ये आधा आधा रेडियस हो गया, यानी ये डायमीटर बन गया। तो दोनों पोल के बीच का जो इफेक्टिव लेंथ है वो अब डायमीटर है, तो आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा और m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही काम इसमें है। तब कैसे निकालेंगे अपन डायमीटर, तो देखिए कैसे निकालेंगे। डायमीटर की रेडियस का डबल होता तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस को डबल कर देंगे डायमीटर बन जाएगा।
तो कैसे करेंगे, देखिए ये है सेमी सर्कल, तो देखना लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल एल, सिंस लिख लेते हैं ना, सिंस लेंथ ऑफ, ये लेंथ है ना, LENGTH, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, पूरे सर्कल की लंबाई को बोलते हैं सरकमफ्रेंस 2πr, तो आधे सर्कल की लंबाई को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो पूरा सर्कल की लंबाई अगर 2πr होता है तो आधे सर्कल की लंबाई क्या होगी, 1πr, और यही लंबाई क्या है, l। तो बताओ r किसके बराबर हो गया, आंसर है r हो गया l/π के बराबर, मिल गया रेडियस। तो डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2r कर लो ना जी डायमीटर, ठीक है। तो यहां देखना, सिंस इफेक्टिव लेंथ ऑफ वायर या सेमी सर्कल, इफेक्टिव लेंथ यही होगा एन से लेके एस तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ, ये हो जाएगा डायमीटर के बराबर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2r, दिस इज 2 टाइम r की वैल्यू क्या है, l/π। तो ये आपका इफेक्टिव लेंथ हो गया, n से लेके s तक, डायग्राम में दिख ही रहा है n से लेके s तक इफेक्टिव लेंथ है। अब आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो देखिए देयरफॉर न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, इसको अपन दिखा देते हैं कैपिटल M' से। फॉर्मूला क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों पोल के बीच का लेंथ, दोनों पोल के बीच के लेंथ को इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं NS, ठीक। पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है M, और NS अभी अभी आपने क्या निकाला, NS आपने निकाला 2l/π, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई M' की, लेकिन ये जो स्मॉल m है ये अपनी गिवन क्वांटिटी नहीं है, इसको तो हमने इन्वॉल्व किया, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो देखो इसमें नंबर अलग करो, देखना ना यहाँ लिख रहा हूँ M' इज इक्वल टू 2 नंबर है और पाई भी नंबर है, अलग कर लिए। यहाँ पे क्या बचा M और ये बचा L, M और L क्या चीज है, M इंटू L, डायपोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और M और L को क्या लिखना है, कैपिटल M, और कैपिटल M अपनी गिवन क्वांटिटी है, तो गिवन क्वांटिटी में फॉर्मूला आता है, तो M और L की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, कैपिटल M। देयरफॉर न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2/π, और M और L की जगह ये क्या लिखा जाएगा, कैपिटल M। अब आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, ठीक। किधर गया, ये देखो 2m/π, 2m/π है, इसको भी आप चाहें तो ऐसे लिखा हुआ छोड़ सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बुक ने लिखा है, 2 ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पाई, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आपसे बनने लग जाएगा, आसान है। तो बस इतने ही सवाल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 3 नंबर के लिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पर हमने सभी कवर कर लिए। अब आप इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल ना बनाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, ये नहीं पूछे जाते। अभी तक तो नहीं आया, अब आ जाएगा तो भाई वो आपका गले की हड्डी बन जाएगी, ठीक। इक्का दुक्का न्यूमेरिकल आप चाहें तो इस पर जरूर प्रिपेयर कर सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर करंट और एरिया दिया रहता है सर्कुलर लूप का, वो न्यूमेरिकल में बताता है दोनों की वैल्यू, करंट की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, खाली मल्टीप्लाई करके डायपोल मूवमेंट निकालना रहता है। ये कभी कभी डायपोल मूवमेंट बता देता है, करंट बता देता है, एरिया पूछ लेता है, या एरिया बता देगा, डायपोल मूवमेंट बता देगा, करंट आपसे पूछ लेगा। तो आपको फार्मूला बनना चाहिए M इज इक्वल टू I इंटू A, हालांकि ये M जो है कैपिटल लिखना चाहिए था इसको, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है अगेन, इसीलिए हम किसी पब्लिकेशन को ऑन नहीं करते, ठीक। तो इसके अलावा अब आपका कोई कमेंट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा क्वेश्चन, तो उसको हम जरूर टैकल करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो की तरफ हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके आगे अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म कर लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्वेश्चन होगा कमेंट करना, आगे डिस्कस करेंगे।